तो कहानी के शुरू होते ही हम एक कपल को देखते हैं, एरिन और फ्रैंकलिन। इनकी शादी को लगभग 50 साल गुजर गए थे और ये आज भी बहुत खुश थे। फ्रैंकलिन नोटिस करता है कि एरिन यानी उसकी वाइफ आज खाना नहीं खा रही और ये देखकर वो परेशान हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि एरिन की तबीयत खराब है। इस टाइम पर एरिन उससे तारों को देखने की ख्वाहिश करती है और ये लोग बाहर निकलने के बजाय एक बेसमेंट में चले जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बेसमेंट इन्होंने सभी लोगों से छुपा कर रखी हो। काफी सारी चीजें हटाने के बाद इन्होंने इस बेसमेंट का दरवाजा खोला। इन लोगों ने नीचे बेसमेंट में उतरकर एक लंबी टनल को पार किया और फिर पहुंच गए एक अजीब से कमरे में। इस कमरे में आते ही इन्होंने कुछ दबाया और ऊपर की तरफ से हमें तेज रोशनी आती दिखाई दी। कमरे की जमीन जोर से हिली और ये लोग किसी अजीब सी जगह पर पहुंच गए। ऐसा लग रहा था कि वो कमरा कोई टेलीपोर्टर था। इस टाइम ये लोग एक ऑब्जर्वेशन डेक पे थे जहाँ पर एक ग्लास लगा था और ग्लास के दूसरी तरफ इन्हें बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। चमकते हुए सितारे और सभी दूसरे प्लैनेट्स। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये खला में हो या किसी दूसरे प्लैनेट पर आ गए हों। कुछ ही देर बाद फ्रैंकलिन एरिन से कहता है अब हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन एरिन यहाँ पे कुछ वक्त और गुजारना चाहती थी। जिस पर फ्रैंकलिन उससे कहता है पूरा 1 साल हो गया है हमें इस जगह को डिस्कवर किए और जब से तुमने यहाँ पर आना शुरू किया है कुछ ज्यादा ही दिल लगने लग गया है तुम्हारा। आजकल तो बहुत ज्यादा आने लगी हो इधर तुम, और जब भी हम यहाँ आते हैं ऐसा कुछ नया नहीं होता, पता नहीं क्यों फिर भी तुम रोज आने की यहाँ जिद क्यों करती हो। फ्रैंकलिन का ख्याल था कि अब इन्हें इस जगह के बारे में दूसरों को बता देना चाहिए, लेकिन एरिन को लगता था कि इन्हें इस मिस्टीरियस जगह के बारे में खुद ही पता चलाना चाहिए। आखिर वो टेलीपोर्टर था क्या और ये कौन सी जगह थी जहाँ ये लोग टेलीपोर्ट होकर आ जाया करते थे। अब उसी टेलीपोर्टर से ये लोग दोबारा अपने बेसमेंट में आ जाते हैं और अपने बैकयार्ड से निकलकर रात के इस वक्त जब ये लोग अपने घर जा रहे थे तो ये इनके नेबर ने भी नोटिस कर लिया। सुबह होने पर फ्रैंकलिन और एरिन अपने रूटीन चेकअप के लिए चले जाते हैं, जबकि उनका नेबर बैरन जो उनके ऊपर नजर रखे हुए था वो अपनी वाइफ से कहता है मुझे लग रहा है ये दोनों कुछ छुपा रहे हैं। रात भी ये लोग गार्डन में थे, पता नहीं ऐसा क्या है इनके गार्डन में जो हर रोज रात को ये वहाँ चले जाते हैं। बैरन की वाइफ थक चुकी थी अपने हस्बैंड की ऐसी बातों से, कहती है बस भी करो यार, दूसरों पे नजर रखना, कभी अपने घर के बारे में भी सोचा करो। यहाँ पर इन्हीं की बातों से हमें पता चलता है कि बैरन शहर का काउंसिल बनने के लिए एक कैंपेन चला रहा है और उसकी वाइफ ये बात जानती है कि वो ये काम नहीं कर पाएगा, यानी वो काउंसिल नहीं बन पाएगा। अब सीन कट होकर एरिन को हम डॉक्टर के पास देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर एरिन से नॉर्मल क्वेश्चनिंग कर रही थी कि आप आजकल डाइट कैसी ले रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं या नहीं, और आपकी फिजिकल थेरेपी कैसी जा रही है। डॉक्टर नोटिस करते हैं कि एरिन इन सब का जवाब देने से अवॉइड कर रही थी। इसका मतलब था कि सब ठीक नहीं है, इसी वजह से उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। जिस पर अब डॉक्टर एरिन को सजेस्ट करती हैं कि आपको एक केयर टेकर रख लेनी चाहिए क्योंकि फ्रैंकलिन अब अकेले आपकी सारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। जब तक एरिन का चेकअप हो रहा था फ्रैंकलिन अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने गया था जिसका नाम है डेनिस। डेनिस उन दोनों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उनके नेबर यानी बैरन ने सोशल मीडिया के जरिए उसे बताया था कि हर रोज रात को ये दोनों कहीं चले जाते हैं। इस टाइम डेनिस उससे कहती है अगर हो सके तो आप लोग को घर शिफ्ट कर लें, लेकिन इस चीज के लिए भी फ्रैंकलिन नहीं मानता। यहाँ पर एरिन एक केयर होम आती है अपनी पुरानी फ्रेंड से मिलने के लिए जिसे एमनीजिया था, यानी भूलने की बीमारी थी। एरिन ने अपनी इस दोस्त को टेलीपोर्टर के बारे में बताया था लेकिन वो तो भूल चुकी थी इस सारी किस्से के बारे में। इसी केयर होम में एरिन को चंद्रा नाम की एक केयर टेकर भी मिलती है। खैर फ्रैंकलिन और एरिन रात में काफी देर से घर पहुंचते हैं और इनकी गैर मौजूदगी में बैरन जो कि इनका नेबर है वो उनके बैकयार्ड में घुस चुका था, ये पता चलाने के लिए कि हर रोज वो ओल्ड कपल वहाँ क्यों जाया करता था। यहाँ पर घर आने के बाद एरिन भी फ्रैंकलिन से कहती है कि अगर मैं मर गई तो तुम फौरन इस घर का सेल कर देना। आज शायद खुद भी एरिन की दिमागी हालत सही नहीं थी, वो आधी रात में उठती है और फ्रैंकलिन के लिए एक लेटर लिखती है जिसके बाद वो अपनी खुफिया बेसमेंट में चली गई। आज उसने फैसला कर ही लिया था कि वो बाहर की दुनिया देखेगी जिसे वो हमेशा ग्लास के पीछे से ही देखा करती थी। इससे पहले कि वो वहाँ का खुफिया दरवाजा खोलती उसे अपने पीछे टनल के अंदर एक लड़का सिसकता दिखाई देता है। उसकी हालत काफी अजीब हो रही थी। डर गई एरिन इससे पूछती भी है कौन हो तुम, लेकिन ये लड़का कोई जवाब नहीं देता। सुबह का वक्त भी हो चुका था। फ्रैंकलिन एरिन को सारी जगह देख रहा था। जब वो उसे नहीं मिली तो उसने बाहर गार्डन में देखा, वहाँ पर एरिन उसे कांपती कांपती नजर आई। वो डरी हुई लग रही थी। फ्रैंकलिन उठाकर उसे अंदर लेकर आया। तब एरिन ने उसे बताया कि मैंने उस टनल के अंदर एक जिंदा इंसान को देखा है। फ्रैंकलिन को उसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा था। वो खुद चेक करने के लिए टनल में गया
जहाँ वाकई ही उसे वो लड़का मिल भी गया। फ्रैंकलिन ने जैसे ही उसे हाथ लगाया तो फ्रैंकलिन के हाथ खून से भर गए। फ्रैंकलिन इस लड़की को उठाकर अपने घर में ले आया और यहाँ आकर जब इन दोनों ने लड़के के जख्म की पट्टी करना चाहिए तो इन्हें उसके जिस्म पर कोई जख्म दिखा ही नहीं। फ्रैंकलिन को लगा ये बस एक आम इंसान है और शायद शराबी है, शराब पीकर छुपने के लिए यहाँ कहीं आ गया होगा। लेकिन एरिन उससे कहती है बिलीव करो ये मुझे ऑब्जर्वेशन डेस्क से ही मिला है। फ्रैंकलिन अब इस आदमी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला था, लेकिन तब एरिन उसे रोकती है और कहती है सुनो, हो सकता है कि इस अजनबी का ताल्लुक उसी मिस्ट्री से हो, उसी टेलीपोर्टर से हो जो हमें टेलीपोर्ट करके एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। हमें पुलिस को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। इसीलिए ये दोनों अब इस आदमी को उठाकर ऊपर एक कमरे में ले जाते हैं। इतनी देर में पुलिस भी आ जाती है क्योंकि फ्रैंकलिन तो पुलिस को पहले ही रिपोर्ट कर चुका था। अब पुलिस के आने पर फ्रैंकलिन बहाना लगाता है कि वो आदमी भाग गया, लेकिन ऑफिसर तो फिर भी घर की तलाशी लेना चाहता था। तब एरिन उसे अकेले में ले जाकर बताती है कि फ्रैंकलिन को दिमागी बीमारी है, उसे आजकल खुद ब खुद फजूल चीजें नजर आने लगी हैं, शायद इसलिए उसने आपको कंप्लेन कर दी होगी। वैसे हमारे घर पे कोई भी नहीं आया। और ये बात सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। इस सब के बाद सीन यहाँ से कट होता है और अब एक नए शहर के अंदर हम दो नए कैरेक्टर्स से मिलते हैं, एस्टेला और उसकी बेटी टॉनी। टॉनी अपने मॉम के साथ खाना खाने के बाद रूम में जाने के बजाय घर से बाहर चली जाती है क्योंकि बाहर उससे मिलने के लिए उसका क्लास फेलो आने वाला था। ये लोग भी इनके घर के पास बने ही एक बैकयार्ड में जाते हैं जो एक चर्च से कम नहीं लग रहा था। यहाँ पर टॉनी इस लड़के के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन ये लड़का टॉनी को दूर करके उससे कहता है मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया, असल में मुझे पता चला है कि तुम्हारे ग्रैंडपा किसी कल्ट का हिस्सा थे और मैं तो बस इसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ आया था। ये सुनकर टॉनी का दिल टूट गया और इतने में ही टॉनी की मॉम भी यहाँ आ गई जो डांटते हुए इन सबको यहाँ से भगा देती है और फिर चुपके से एक अजीब से कमरे में जाती है, बिल्कुल ऐसे ही टेलीपोर्टर में जैसा हमने फ्रैंकलिन के घर पे भी देखा है। यहाँ गई वो एक टाइल नुमा चीज निकालती है और देखती है कि उसमें घूमता हुआ और वही पे सलामत है कि नहीं, और ये देखने के बाद वो वहाँ से चली गई। अगले सुबह उठने पर एस्टेला को टोनी घर पर नहीं मिली। वो घबरा कर उसे ढूंढने के लिए निकली तो उसे पता चला कि टोनी तो घर से भागने की कोशिश कर रही थी। वो उसे बहुत मुश्किलों से मनाकर एक कैफे पे ले गई जहाँ पर टोनी ने एस्टेला को बताया कि वो थक चुकी है इस बोर जिंदगी से, ना वो यहाँ पर दोस्त बना सकती है, ना ही उसकी मॉम ने उसे कहीं जाने की परमिशन दी हुई है। वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहती है। इसके जवाब में एस्टेला कहती है मैं जानती हूँ ये सब करना काफी मुश्किल है, लोगों से दूर रहना, अपने अपने में रहना, ऐसे काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सब हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारी पूरी फैमिली एक मिशन पे है, हमें चैपल की हिफाजत करनी है। पहले तुम्हारे ग्रैंडपा ये काम करते थे, अब मैं करती हूँ और वक्त आने पे ये तुम्हें भी करना पड़ेगा। अभी वो यही बात कर रही थी कि उसके मोबाइल पर एक अलर्ट आया कि उसके चैपल में कोई घुस आया है। तेजी में ये लोग घर पहुंचे तो चैपल का दरवाजा भी खुला हुआ था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। एस्टेला अब हाथ में एक गन पकड़े घर की तरफ बढ़ी क्योंकि जो कोई भी था वो अब तक घर में घुस चुका होगा। वहाँ जाने पर उसे पता चलता है ये तो कॉर्नेलियस था, उनका ही जानने वाला जो चैपल के बारे में भी सारी हकीकत जानता था। वो यहाँ आकर स्टेला से पहला सवाल यही कहता है कि क्या तुम टोनी को ट्रेन कर भी रही हो कि नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एरिन और फ्रैंकलिन को उस अनजान आदमी के पास से जो बैग मिला था ये लोग उसकी तलाशी ले रहे थे, जिसमें कुछ गोल्ड कॉइन्स, एक टैबलेट की तरह की कोई चीज और एक बुक थी। बुक के अंदर एक फोटो भी थी जिसके नीचे गैब्रियल लिखा हुआ था। यही काम करते हुए उन्हें उस अनजान आदमी के कमरे से आवाजें आने लगती हैं। वो देखते हैं कि ये लड़का यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब एरिन ने उसे टच किया और उसे महसूस हुआ कि उस लड़के को बुखार है तो वो उसे दोबारा बेड पर लिटा देती है। एरिन अब उसके लिए फ्रैंकलिन से कहकर दवाई भी मंगवाती है, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज उन्हें कोई मेडिसिन नहीं देती क्योंकि उनके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं थी। इसीलिए एरिन ने अब उसके लिए एक खास किस्म का कहवा बनाया था। फार्मा के बाहर फ्रैंकलिन को बायरन भी मिलता है जो अपनी कैंपेन के लिए फ्रैंकलिन से कमेंट्स मांग रहा था, लेकिन फ्रैंकलिन बहुत ही बेहिसी से उसे कह देता है मुझे तुम पसंद नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारे बारे में कोई कमेंट करने वाला हूँ। बायरन भी बेशरम था, इतनी बेइज्जती करवाने के बाद वो अपने लिए खुद ही अच्छे कमेंट्स लिख लेता है फ्रैंकलिन की तरफ से। इसके बाद जब बायरन घर पहुंचा तो उसकी वाइफ ने बताया कि सुबह में फ्रैंकलिन के घर पुलिस आई थी। ये सुनकर वो भी हैरान हो गया। अब फाइनली हमें दिखाया जाता है कि एरिन के पास उस अजनबी लड़के को होश आ गया था। एरिन जब उससे सवाल करती है तो वो लड़का बताता है मेरा नाम जूड है
मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ तक कैसे पहुँचा, मुझे कुछ याद नहीं। याद है तो कुछ माउंटेन्स और बारिश, उन पहाड़ियों से शायद मैं गिर गया था और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ आप लोगों के पास था। ये सब सुनने के बाद एरिन उसे खाना देती है और फ्रैंकलिन के कहने पर उसका कमरा लॉक कर देती है। रात में वो लड़का चूट उठा और उसने बड़े ही तरीके से अपने कमरे का लॉक खोल लिया। चुपके से वो किचन में जाकर एक नाइफ लेता है और उसे छुपाकर वॉशरूम में ले आता है। यहाँ पर उसने छुरी की मदद से अपनी टांग पर छोटा सा कट लगाया और टांग के अंदर से एक चमकता हुआ कैप्सूल बाहर निकाला, जिसे वो यहीं सिंक में फेंक कर चला जाता है। इधर हम एस्टेला और टोनी को देखते हैं, जिसे कॉर्नेलियस ने एक नया मिशन सौंपा था एक आदमी को ढूंढने का। वो इस मिशन पे एस्टेला को टोनी को भी साथ ले जाने को कहता है और ये भी बोलता है कि उसे प्रो डिस्को भी चलाना सिखाओ, क्योंकि आगे चल के ये सारा काम टोनी को ही देखना था। लेकिन एस्टेला अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। कॉर्नेलियस के वहाँ से जाने के बाद टोनी एस्टेला से पूछते हैं प्रो डिस्को क्या है मॉम। एस्टेला बस छोटा सा जवाब देती है कि वो एक रास्ता है। साथ ही उसने टोनी से ये भी कहा, चलो बैग पैक करो, हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं। पैकिंग करने के बाद ये लोग एयरपोर्ट जाने के बजाय एक सीक्रेट कॉरिडोर में चले गए, जहाँ दीवार के टाइल के अंदर एक हिडन पैनल भी था। यहाँ पर एस्टेला एक स्पेसिफिक एरिया चूज करती है और ये लोग चंद ही सेकंड में उस जगह टेलीपोर्ट भी हो जाते हैं। इन सारी चीजों से टोनी बहुत ज्यादा हैरान थी। लेकिन खैर दूसरी तरफ हमें फ्रैंकलिन की कहानी दिखाई जा रही है, जो एंटीक शॉप पर गया है जूट के बैग से निकले हुए गोल्ड कॉइन्स को बेचने के लिए। यहाँ का ऑनर बताता है कि ये स्पेनिश डबलून्स है जो 17वीं सदी के अंदर पाए जाते थे। इन्हें आज कोई खरीदना चाहेगा भी या नहीं, वो ये नहीं बता सकता। घर आने पर एरिन और फ्रैंकलिन देखते हैं कि उनके घर की लाइट्स बुरी तरह फ्लिकर कर रही थी। उन्हें लगा कि इस सब के पीछे जूट होगा, लेकिन जूट तो अपने कमरे में था। ये लोग अब जूट को बाहर घुमाने फिराने का फैसला करते हैं, लेकिन कार का सफर करते ही जूट को वॉमिटिंग होना शुरू हो गई। इन सारी अजीबोगरीब चीजों से अब फ्रैंकलिन काफी ज्यादा थक गया था। उसने अब फैसला किया कि वो जूट को अपने साथ नहीं रखेगा, इसलिए वो जूट को सुबह सुबह अपनी कार में बिठाकर एक बस स्टेशन ले जाता है और कुछ पैसे देते हुए ऐसे कहता है कि दूर चले जाओ हमारी जिंदगी से। जूट ने यहाँ उसे कोई जवाब नहीं दिया, पैसे पकड़े और कार से निकल गया। इससे पहले कि वो किसी बस में बैठ जाता, फ्रैंकलिन के दिमाग में कोई सोच आई और उसने आवाज देकर जूट को रोक लिया। घर पर हम देखते हैं कि एरिन जूट के ही कमरे की तलाशी ले रही थी, जहाँ उसे एक जार के अंदर एक अजीब चमकता हुआ स्फीयर मिला। वो हैरान थी, ये चीज क्या हो सकती है। इसे चेक करने के लिए वो जब सोफे पर बैठकर उस चीज को टेबल पर रखती है तो हैरान कुन तौर पर उसके नीचे से टेबल ही गायब हो जाता है। अभी वो इन्हीं सब चीजों को लेकर हैरान थी कि उसने देखा कि उसके घर उसकी ग्रैंड डॉटर डिनीज आ गई है, जिससे जल्दी से वो ये स्फीयर छुपा लेती है। लेकिन फिर भी कितनी चीजें वो छुपाएगी। डिनीज के हाथ लग जाती है जूट की बुक, जिसके अंदर से एक पिक्चर मिली थी। जब इसके बारे में डिनीज एरिन से कोई सवाल करती है तो एरिन बहाना बना देती है, अरे ये बुक मैंने सेकंड हैंड ली थी और जब मैंने ये बुक ली तब इसके अंदर ये तस्वीर पहले से ही थी। इतने में हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन और जूट भी घर वापस आ गए थे। डिनीज जब इसके बारे में सवाल करती है, अरे ये लड़का कौन है, तब फ्रैंकलिन बताता है ये हमारा केयर टेकर है। लेकिन डिनीज को इनकी किसी बातों पे फिलहाल एतबार नहीं हो रहा था। ये बात तो वो जान गई थी कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए खाना खाने के बाद वो अपने शहर वापस नहीं लौटती, बल्कि अपने ग्रैंडपा के ही टाउन में किसी दोस्त के घर रुक जाती है, ताकि सुबह होने पर वो सभी ऊटपटांग चीजों पर इनकी नजर रख सके। जबकि यहाँ एरिन, फ्रैंकलिन और जूट बातें कर रहे थे, जहाँ एरिन जूट को बताती है कि उसका बेटा भी था जिसने खुदकुशी कर ली जब उसकी बेटी डिनीज सिर्फ 5 साल की थी। ये बताते हुए एरिन थोड़ा उदास हुई थी। उसकी उदासी को कम करने के लिए जूट अब उसे बताता है कि बुक में जो आपको गैब्रियल नाम के बंदे की पिक्चर मिली है, असल में वो मेरे डैड है और वो मुझे तब छोड़ गए थे जब मैं बहुत छोटा था। जूट को लगता है कि उसे यहाँ पर स्पेशली भेजा गया है अपने डैड को ढूंढने के लिए। एरिन कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। यहाँ बाथरूम में दिखाया जाता है कि फ्रैंकलिन को खून से सनी हुई वही छुरी नजर आई जिससे जूट ने अपनी टांग पे कट लगाया हुआ था। साथ ही उसे सिंक में वो कैप्सूल भी नजर आ गया। उसने जब टैप ऑन की हुई थी तब वो कैप्सूल और उसमें से निकली हुई चीजें ऐसे जगमगाने लगी थी जैसे वो स्टार्स हो। वो इन सारी चीजों को देखना चाहता था, इसीलिए वो टैप बंद करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीजें भी, यानी वो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स भी पानी के साथ बहकर चले जाते हैं और वो कुछ देख नहीं पाता। यहाँ पर अब बायरन अपने कैंपेन्स के पोस्टर्स लगा रहा था, लेकिन तभी उसे कमेटी से कॉल मिलती है और उसे एक बुरी खबर ये दी जाती है कि वो अब अपनी कैंपेन को आगे रन नहीं कर सकता, क्योंकि
उसके कैंपेन पेपर्स पे बहुत से लोगों के फेक सिग्नेचर्स मिले हैं। और ये तो हमने देखा भी था, जैसे फ्रैंकलिन के सिग्नेचर उसने खुद कर दिए थे। अब चलाने को कैंपेन तो थी नहीं बैरन के पास, उसने सोचा तो कुछ और ही कर लिया जाए। कुछ और क्या करना था? फ्रैंकलिन के घर के बारे में तो हमेशा से उसे सस्पेंस रहता था, इसीलिए चला गया वो फ्रैंकलिन के शेड में, जहाँ उसे फाइनली वो सीक्रेट डोर भी मिल गया, जिसके अंदर वो सीक्रेट टनल और टेलीपोर्टर था। जो टेलीपोर्टर बैरन ने भी देख लिया, लेकिन अभी इसकी सच्चाई उसे नहीं पता। सुबह होने पर यहाँ पे जूड वही ग्लोइंग स्फीयर लेकर गार्डन में आ जाता है, जो ग्लोइंग स्फीयर एरिन को मिला था। गार्डन में ग्राहक होते हुए वो जब इसे छुपा रहा था, तो तब बैरन ने भी उसे देख लिया। अब जो पहले ही शक में रहता था, वो जूड से हजारों सवाल करने लग गया। जूड भी उसकी ज्यादा चीजों का जवाब नहीं देता और उसे कहता है कि मैं फ्रैंकलिन का केयर टेकर हूँ। यहाँ देखने को मिलता है कि फ्रैंकलिन जूड का कॉफी मग लेकर पुलिस स्टेशन आया है, क्योंकि उसने जो कुछ बाथरूम में देखा था उसके बाद उसे जूड पे शक होने लगा था। वो एक नॉर्मल इंसान उसे नहीं लगता था। वो ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर को बताता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप इसके फिंगरप्रिंट्स का पता चलाएं। देखें, इस सब के पीछे जरूर कोई सीक्रेट छुपा है। लेकिन पुलिस ऑफिसर भी उसकी बात सुनकर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, एरिन तुम्हारे बारे में सही कह रही थी, तुम्हें सच में ऊटपटांग के ख्याल आने लगे हैं, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जबकि यहाँ दूसरी तरफ एरिन और जूड गए थे एक लाइब्रेरी गैब्रियल का पता चलाने के लिए। वो गैब्रियल की फोटो लाइब्रेरियन को देते हैं और उससे कहते हैं कि क्या आप ऑनलाइन इस आदमी को ढूंढकर पता चलाने में हमारी मदद करेंगी। लाइब्रेरियन भी इनकी मदद करती है और उसे एक पुराने न्यूज़पेपर के जरिए पता चलता है कि जूड के फादर को काफी सालों पहले किसी जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया था और अब उन्हें एमनीसिया भी है, यानी भूलने की बीमारी भी है। यानी जूड अपने बारे में अपने फादर से भी पता नहीं चला सकता था कि वो कौन है, कहाँ से आया है और यहाँ क्यों है। अब सब लोग घर पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर फ्रैंकलिन और एरिन की लड़ाई होने लगी है, क्योंकि एरिन ने पुलिस से फ्रैंकलिन के बारे में झूठ बोला था कि वो पागल हो गया है। लेकिन एरिन इस सब का कोई जवाब नहीं देती। तब फ्रैंकलिन कहता है, देखो एरिन, समझने की कोशिश करो, वो इंसान कभी हमारे बेटे की जगह नहीं ले सकता। हमारा बेटा मर चुका है। लेकिन एरिन उसकी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। गुस्से में फ्रैंकलिन अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कार लिए लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसने जाते हुए देखा कि बायरन यानी उसका नेबर अपने सारे कैंपेन साइंस जला रहा था। फाइनली अब हम दोबारा देख पाते हैं एस्टेला और निक को, जो यूएस के अंदर एक खास आदमी के पास गए हैं। वो आदमी इनके दिए गए खास कोड को सर्च करके इन्हें एक स्पेसिफिक एरिया बताता है, जहाँ पर इन्हें वो इंसान मिल सकता था जिसकी इन्हें तलाश थी। लेकिन इतने बड़े शहर के अंदर एक इंसान को ढूंढना बिल्कुल आसान नहीं था। इसीलिए ये लड़का जो अभी इनकी मदद कर रहा था, वो भी अपनी एक खास वैन के जरिए इनके साथ जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि अपनी वैन के जरिए वो उस इंसान को ट्रैक कर सकता था। उसकी बस में सफर करते हुए टोनी नोटिस करती है कि उसकी इस बस के अंदर बहुत सारी गन और चीजें भी हैं। यहाँ एरिन और फ्रैंकलिन के घर पर हम चंद्रा नामी नर्स से मिलते हैं। चंद्रा वही नर्स थी जो एरिन के फ्रेंड के केयर होम में हमें मिली थी। उसे केयर होम से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने वहाँ पर रहने वाले लोगों की चीजें चुराई थी और अब वो जॉब ढूंढने के लिए एरिन के घर आई है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये देखकर वो उदास हो गई कि जूड पहले से ही उनके केयर टेकर के तौर पर काम कर रहा है। ये बात जानने के बावजूद भी वो एरिन को अपना बिजनेस कार्ड दे जाती है और जाने से पहले वॉशरूम यूज करने के बहाने वो इधर उधर ढूंढती है कि शायद उसे चुराने के लिए कुछ कीमती मिल जाए। इनके जाने के बाद हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन के लिए इनके घर एक कॉल आई थी। फ्रैंकलिन घर पे नहीं था तो कॉल उठा लेता है जूड। दूसरी तरफ इंटीक शॉप वाला बात कर रहा था, जिसे फ्रैंकलिन जूड के गोल्ड कॉइन देकर आया था। अब क्योंकि शॉपकीपर को उसका एक बायर मिल गया था, इसीलिए वो फ्रैंकलिन से पूछता है, क्या तुम उसे बेचना चाहते हो? जाहिर सी बात थी, वो कॉइन जूड के थे। जूड उसे बेचना नहीं चाहता था और ये भी फील नहीं करवाना चाहता था कि वो चोरी होकर उस दुकान में पहुंचे हैं। वो प्रिटेंड करता है जैसे वो फ्रैंकलिन का बेटा हो और कॉइन्स को बेचने से इनकार कर देता है। फोन बंद करने से पहले जूड ने उसे बोला, क्या मुझे बायर का नंबर मिल सकता है? उसे लग रहा था कि वो कॉइन्स खरीदने वाले जरूर उसके डैड हो सकते हैं, लेकिन जब वो बायर के नंबर पे कॉल करता है तो उसे बताया जाता है कि उसने रॉन्ग नंबर पे कॉल किया है, क्योंकि वहाँ कोई गैब्रियल रहता ही नहीं। इनकी बातों के दौरान हम नोटिस करते हैं कि ये लोग लेटन में बात कर रहे हैं और कुछ बातें तो ऐसी भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया और कॉर्नेलियस के दरमियान भी हुई थी। फिर फोन कट जाता है और रात भी हो जाती है। रात होने पर जब जूड अपना टैबलेट पूरे घर में तलाश करता है तो वो उसे कहीं नहीं मिल रहा था और तब उसे लगा कि जरूर चंद्रा ही उसे चोरी करके ले गई होगी। इसीलिए वो एरिन से चंद्रा का बिजनेस कार्ड लिए उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब क्योंकि रास्ते उसे यहाँ के पता नहीं थे, चंद्रा को तो ढूंढ नहीं पाया, लेकिन एक बार में चला गया
जहाँ पर डिनीस भी थी। यहाँ डिनीस के साथ वो काफी एंजॉय करता है और थोड़ी ही देर में शहर के रंग में भी ढल जाता है। फाइनली अब तो उसने स्टेज पे परफॉर्म करने का भी डिसाइड कर लिया था। वो जब लैटिन में एक स्लो सॉन्ग गाता है तो सारे एकदम उसे देखने लग जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था वो गा क्या रहा है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत गा रहा था जिसे सब एंजॉय कर रहे थे। और फिर गाना खत्म करने के बाद जब उसने सबको देखा तो उसे अपना आप बहुत वियर्ड लगने लगा, अजीब लगने लगा। इसीलिए डिनीस की नजर से बचते हुए वो बाहर से चला गया। यहाँ पर गेमिंग जोन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंकलिन और बायरन दोनों स्नूकर खेल रहे थे। तब बायरन फ्रैंकलिन से कहता है, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ अथॉरिटीज को मेरी कंप्लेन करके। फ्रैंकलिन कहता है, मैंने कौन सी कंप्लेन की तुम्हारी? बायरन भी हैरान था, क्या तुमने वो कंप्लेन नहीं की मेरी, तुम्हारे झूठे सिग्नेचर करने वाली? जिस पर फ्रैंकलिन उसकी गलतफहमी दूर कर देता है, अरे नहीं, मैंने ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की। यही बातों ही बातों में इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। पहले जो ये दुश्मनों की तरह रहते थे, अब इनके दिल से वो दूर हट रही थी। यहीं पर ये काफी ज्यादा ड्रिंक भी करते हैं और ड्रिंक करने के बाद बायरन फ्रैंकलिन को बता देता है कि मैंने तुम्हारे शेड के अंदर वो सीक्रेट डोर और सीक्रेट टनल देख ली थी। फ्रैंकलिन कोई अजीब रिस्पॉन्स नहीं देता, ऐसा भी नहीं फील करवाता कि जैसे वो उसे छुपाना चाह रहा था। वो बल्कि उससे कहता है, अगर तुम उसे और भी देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए राजी हूँ। एरिन के घर पर ना तो अभी तक जूड वापस आया था और ना ही फ्रैंकलिन। रात काफी हो गई थी, उसे भी खौफ आने लगा, इसलिए अपनी कार निकालते हुए वो उन दोनों को ढूंढने के लिए शहर में निकल गई। अब जैसे ही वो घर से निकली, फ्रैंकलिन तो वापस आ गया बायरन के साथ और उसको घर पे ना देखते हुए वो बायरन को ले गया शेड के अंदर जहाँ पे वो टेलीपोर्टर था। टेलीपोर्टर में जाने के बाद वहाँ पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, जिससे बायरन को लगने लगा किसी पागल या संगी इंसान ने अपने एंजॉयमेंट के लिए ये सब बनाया होगा। दूसरी तरफ जूड जो कि इस टाइम खाली रोड पे चल रहा था, एकदम से उसके पीछे पुलिस की कार आ गई। पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करने आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसे लगा कि पुलिस उसके पीछे है, इसीलिए उसने भागना शुरू कर दिया और पुलिस को भी गलत फहमी हुई कि जूड कुछ गलत करके भाग रहा है, इसीलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जिस टाइम पुलिस उसे अरेस्ट कर रही थी, एरिन भी अपनी कार लेकर वहाँ आ गई। अब पुलिस क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन ले गई थी, इसलिए एरिन भी जूड के पीछे पीछे पुलिस स्टेशन आ गई। पुलिस बताती है कि जूड हमसे डरकर भाग रहा था, इसीलिए हमने उसे अरेस्ट किया। वो क्यों भाग रहा था, इसी चीज की एक्सप्लेनेशन एरिन भी जूड से मांगती है। तो तब एरिन बताता है कि मेरी पूरी जिंदगी एक बंद कंपाउंड के अंदर गुजरी है, जहाँ पर मुझे एक मिस्टीरियस दरवाजे की रखवाली करनी थी जो कहाँ खुलता था, कहाँ जाता था, मुझे कुछ पता नहीं था। वो किस लिए थे, उन्हें किसने बनाया था, ये तक कोई नहीं जानता था। वो बहुत पुराने थे। जूड बताता है कि आप लोगों को भी उस टेलीपोर्टर से जो प्लैनेट नजर आता है वो सिर्फ एक वेस्टलैंड है जहाँ जाते ही लोग मर जाते हैं। जूड कहता है, मैं वहाँ रहकर थक गया था, मुझे घुटन होने लगी थी वहां रहते रहते, इसलिए मैं वहां से भागना चाहता था। और जब मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो मुझे तब एक गार्ड ने रोकना चाहा, जिसके पेट पे मैं बार बार स्टैब करके वहां से भाग आया। इसीलिए तो जिस दिन जूड एरिन और फ्रैंकलिन को मिला था उसके जिस्म पे खून लगा था। जूड बताता है कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी इंसान ने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे फौरन ही मार देंगे, लेकिन जूड को मरना नहीं था, उसका एक मिशन था। उसे लगता था उसके डैड भी इसी दरवाजे से भाग कर आए हैं, इसीलिए वो भी अब अपने डैड यानी गैब्रियल को ढूंढना चाहता था। और पुलिस से डरकर वो सिर्फ इसलिए भागा था क्योंकि उसे लग रहा था पुलिस उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिली हुई होगी। इतनी डीप बातें तो पुलिस को भी नहीं पता थी, इसीलिए एरिन पुलिस वालों को अपनी मीठी मीठी बातों में भिला फुसला कर जूड को छुड़वा लेती है। यहाँ दिखाया जाता है कि टोनी और एस्टेला अपने साथी के साथ एक वीरान जगह पे रुके हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ट्रांसमिशन टावर भी है। इसी ट्रांसमिशन टावर को हैक करने के लिए उनका साथी उसके ऊपर चढ़ रहा था। काफी क्रेजी था ये सब, लेकिन फिर भी एस्टेला टोनी से कहती है, तुम ऐसी किसी भी चीज की पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करोगी। अभी एस्टेला के साथी ने अपना काम यहाँ पे पूरा किया नहीं था कि यूटिलिटी वर्कर यहाँ आ गया जिसने उन दोनों को देख लिया। ऐसे में उनका कोई भी जो सीक्रेट था वो रिवील हो सकता था, इसीलिए एस्टेला बड़ी ही आसानी से उसको बेहोश करके बांध के अपनी कार में डाल देती है। इसके बाद निक यानी एस्टेला के साथी का काम पूरा होने के बाद ये लोग अपना सफर दोबारा शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर एस्टेला ने निक को यानी अपने साथी को रास्ता बदलने को कहा। उसे समझ नहीं आई, लेकिन एस्टेला ने जंगल के पास गाड़ी रुकवा दी और गाड़ी से उतरकर दरख्तों के अंदर की तरफ चलने लगी। यहाँ चलते हुए उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एस्टेला यहाँ पर अपने फादर के साथ आ चुकी है पहले किसी मिशन के लिए, जहाँ मिशन में उसे तो सिर्फ रेडार को कंट्रोल करने का काम दिया गया था, लेकिन वो डरते हुए गाड़ी से बाहर भी निकल आई थी और उसने इन्हीं जंगलों में अपने डैड का पीछा किया था जो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब वो लड़की उनकी बात नहीं मानती तो एस्टेला के डैड उसे शूट कर देते हैं, जिसके बाद एस्टेला उनकी मदद करती है उस लड़की को वापस उसकी गाड़ी में डालने पे और ये दोनों मिलकर उस कार को पानी में गिरा देते हैं। ये वो दिन था जब एस्टेला को पता चला था कि ये उसकी ड्यूटी है
किसी सीक्रेट चीज की हिफाजत करना और उसके लिए कुछ भी कर जाना एस्टेला की ड्यूटी थी। और अब आने वाले दिनों में यही ड्यूटी तो टोनी को भी संभालनी थी। इसीलिए हम देखते हैं कि निक टोनी को गन चलाने सिखा रहा है। यही बातों ही बातों में निक टोनी को ये भी बताता है कि वो उसके डैड के बारे में जानता है, जिसके बारे में एस्टेला ने टोनी को कभी नहीं बताया था। सीन कट होकर हम दोबारा एरिन और फ्रैंकलिन को देखते हैं जो डॉक्टर के पास गए हैं। इस मर्तबा डॉक्टर एरिन की प्रोग्रेस से काफी खुश है क्योंकि उसकी तबीयत में काफी सुधार आया है। और ये सब हो रहा था जूड की ही वजह से, जिसने एरिन को उसके मरे हुए बेटे के सदमे से बाहर निकालने में मदद दी थी। जिस टाइम पर फ्रैंकलिन और एरिन हॉस्पिटल थे, उनके पीछे से डेनिस उनके घर पे आ जाती है और मिलती है जूड से। वो जूड से बुक में मिली हुई पिक्चर के बारे में सवाल करती है क्योंकि वो जानती थी वो पिक्चर जूड की ही है। जिस पर जूड जवाब देता है, तो मेरी फैमिली के बारे में जानना चाहती हो ना? मेरी फैमिली एक कल्ट है। ऑब्वियस सी बात है, डेनिस तो क्या जूड ये बात किसी को भी बता देता तो कोई भी उस पर यकीन न करता। घर आने पर फ्रैंकलिन बेरिन को एक कैमरा देकर आता है। इस कैमरा के अंदर उस टाइम की फोटोज थी जब ये लोग टेलीपोर्टर के जरिए किसी दूसरी जगह गए थे। मुझसे कहता है, नहीं था ना तुम्हें मेरी बात पे यकीन? इन पिक्चर्स को डेवलप करो और सारी सच्चाई देख लो। इसके बाद एरिन और जूड जाते हैं चंद्रा के घर क्योंकि जूड को लग रहा था कि चंद्रा ने ही जरूर उसका टैबलेट चुराया है। एरिन यहाँ पर उसे बातों में लगाती है और जूड को मौका मिल जाता है उसके घर की तलाशी लेने का, जहाँ उसे अपने टैबलेट के साथ साथ एक नेकलेस भी मिलता है जिसके अंदर वैसे ही डिवाइस लगी हुई थी जो डिवाइस जूड ने अपनी टांग से निकाली थी। और उसने जिस बातें होकर चंद्रा से पूछा, बताओ किसका है ये? यहाँ पर इन लोगों को ये भी पता चल गया था कि चंद्रा ने अपने पेशेंट से बहुत सारी चीजें चुराई थी। एरिन चंद्रा से कहती है, देखो मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने चोरियां की है। अगर तुम ये बता दो कि तुम्हें ये नेकलेस कहाँ से मिला है और ये नेकलेस किसका है। लेकिन चंद्रा यहाँ पर उसे कोई जवाब नहीं देती, इसीलिए जूड और एरिन वहाँ से चले जाते हैं। और जूड गाड़ी में बैठकर एरिन को बताता है, ये कैप्सूल एक तरह का ट्रैकर है जो हमारे अंदर लगाया जाता है, इसीलिए मैंने इस ट्रैकर को निकाल दिया था। जबकि वो टैबलेट वो एक की है उस खास दरवाजे की जिसकी ये लोग हिफाजत करते हैं और जिसके बारे में अभी तक ज्यादा कुछ बताया भी नहीं गया। यहाँ हम देखते हैं कि बायरन फ्रैंकलिन के दिए गए कैमरे की फोटोज डेवलप कर लेता है और सारी सच्चाई जान जाता है कि वो लोग सच में उस टेलीपोर्टर के जरिए किसी ऑब्जर्वेशन डेक में किसी दूसरे प्लैनेट पर चले जाते हैं। उसे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। वो फौरन इंटरनेट पर बैठकर इन चीजों के बारे में सर्च करना शुरू करता है, जहाँ उसे बहुत सी थ्योरीज मिलते जाती हैं टेलीपोर्टेशन के बारे में, लेकिन किसी पे भी यकीन करना मुश्किल था। और अपनी रिसर्च करते हुए उसे फाइनली एक इम्पॉसिबल डोर नामी थ्योरी के बारे में पता चलता है, जिस थ्योरी के मुताबिक इम्पॉसिबल डोर को अर्जेंटीन नामी एक बंदे ने 17वीं सदी में बनाया था। यहाँ जब फ्रैंकलिन अपने घर आया तो उसने शेड का डोर खुला पाया। अंदर जाकर उसने देखा कि बायरन उस मिस्टीरियस दरवाजे के ऊपर काम कर रहा था जिसके जरिए ये लोग हमेशा टेलीपोर्ट होकर कहीं और पहुंच जाया करते थे, लेकिन अभी तक वो इस दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हो पाया। तब फ्रैंकलिन यहाँ पर आकर उसकी मदद करता है और दीवार में से एक खून से सनी हुई टाइल को बाहर निकालता है। हमें रिवील हुआ कि इसके अंदर एक कंट्रोल पैनल लगा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा स्टेला के घर भी था, लेकिन इसके अंदर वो स्फेयर नहीं था जो स्फेयर एस्टेला के कंट्रोल पैनल में लगा हुआ था। और फ्रैंकलिन को लग रहा था जरूर उस स्फेयर के गायब होने के पीछे जूड ही है, जूड ने ही उसे चुराया होगा। अगले दिन गार्डन में काम करते हुए बायरन भी उस चमकते हुए स्फेयर को जमीन के नीचे से ढूंढ ही लेता है जिसे जूड ने वहां रखा था। यहाँ से सीन कट होकर हम दोबारा एस्टेला, उसके साथी निक और उसकी बेटी टोनी को देखते हैं। रात गुजारने के लिए ये लोग एक होटल में रुके थे। जब भी एस्टेला को निक के कमरे के बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। दरवाजा खोलकर वो जैसे ही अंदर गई तो उसने देखा कि निक उनके उस ग्लोइंग स्फेयर के साथ खेल रहा था और उससे अजीबोगरीब मैजिक ट्रिक्स दिखाकर एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वहां जाते ही वो लड़की को पैसे देकर यहाँ से भगा देती है और वो स्फेयर अपने पास रखकर निक से बोलती है, पता है ना तुम्हारी जैसी शरारतों की वजह से तुम्हारा भाई मारा गया था। इन सबके जवाब में निक उससे बदतमीजी करता है, यहाँ तक कि सुबह भी जब वो एस्टेला को धमकी देता है कि वो निक को उसके डैड के बारे में बता देगा तो एस्टेला उसका मुंह टेबल पर मारकर उसकी वैन लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब रास्ते में एस्टेला टोनी को बताती है असल में ये लोग जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं वो इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, लेकिन अब उन्हें ढूंढने के लिए आगे जाना कहाँ था ये तो निक ही बात जानता था। तो टोनी अब एस्टेला को आइडिया देती है, निक का काम हम खुद भी कर सकते हैं। निक की मशीन को यूज करते हुए सीन कट होकर हम जूड को देखते हैं जो डेविस के साथ एक आदमी के पास आया था, क्योंकि ये चंद्रा का बताया हुआ ओल्ड मैन था जिससे उसने वो ट्रैकर वाला कैप्सूल लॉकेट चुराया था।
जूड को लगता था कि वो नेकलेस उसके डैड का होगा और जरूर वो इस नेकलेस की मदद से अपने डैड का पता चलवा लेगा। लेकिन उस आदमी के घर जाकर तो पता चला कि वो लॉकेट उस आदमी के भी डैड का था, जो कि एक ट्रक ड्राइवर थे। एक दिन ट्रक चलाते हुए किसी अनजान आदमी ने उनसे मदद मांगी, उन्होंने लिफ्ट भी दे दी और फिर उस अनजान आदमी ने अपने टांग को काट कर उसके अंदर से ये कैप्सूल निकाल कर इस ट्रक में छोड़ दिया और फिर वो भाग गया। ये सुनकर जूड की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी कि अब वो अपने डैड गैब्रियल को कैसे ढूंढेगा, क्योंकि ट्रैकर तो वो एक अनजान ट्रक में उतार कर छोड़ गए थे। घर पर फ्रैंकलिन को बायरन एक स्फेयर दिखाता है। ये वही स्फेयर था जो उस कंट्रोल पैनल के अंदर रखना था। बैरन तो बहुत एक्साइटेड था इसे ट्राई करने के लिए, लेकिन फ्रैंकलिन नहीं। फ्रैंकलिन उससे कहता है तुम अकेले ही इसे ट्राई कर लो। इसलिए बैरन खुद ही शर्ट के अंदर चला जाता है वो सफेयर उस कंट्रोल पैनल में डालने के लिए। लेकिन सफेयर को कंट्रोल पैनल में डालने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ पुलिस स्टेशन में जूड की काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज की पुलिस को रिपोर्ट मिली थी। हालांकि हम जब से जूड को देख रहे हैं तब से तो उसने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। अब पुलिस ऑफिसर एरन के घर जाते हैं जूड को अरेस्ट करने के लिए। एरन भी ये सब देखकर हैरान थी। जूड को बचाने के लिए वो ऑफिसर से झूठ बोल देती है कि कल रात उसने शराब पी थी, इस वजह से मैंने उसे जॉब से निकाल दिया। पुलिस ऑफिसर के जाते ही यहाँ पर जूड और डेनीज आ जाते हैं। यहाँ पर जूड एरन को बताता है कि मुझे सालों पहले की अपने डैड की एक लोकेशन पता चली है, हो भी सकता है कि मेरे डैड मुझे मिल जाए। यहाँ पर एरिन अब उसे ये भी बताती है कि तुम्हें ढूंढते हुए पुलिस ऑफिसर्स भी आए थे, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज रिपोर्ट की गई हैं, जिन्हें देखकर जूड हैरान हो जाता है और एरिन को बताता है कि ये जरूर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, क्योंकि वो मुझे पकड़ना चाहते हैं, वो चाहे पुलिस के जरिए हो या किसी भी और जरिए। ये सब बताने के बाद जूड अब डेनीज और एरिन के साथ अपने डैड की तलाश में चला जाता है, जबकि घर पर फ्रैंकलिन को एक कॉल आते हैं उन्हीं सिक्कों को खरीदने के बारे में जो जूड के चुरा कर वो एक इंटीक शॉप पर ले गया था। इस मर्तबा उन कॉइन्स को खरीदने के लिए एक बायर आया था जो पोटेंशियली उसे खरीदना भी चाहता था और ये भी जानना चाहता था कि आखिर इतने रेयर कॉइन्स फ्रैंकलिन को मिले कहाँ से। इस चीज का जवाब तो फ्रैंकलिन के पास था नहीं, इसलिए नर्वस होकर उसने फोन काट दिया। ठीक इसी टाइम पर बायरन भी उसे बुलाने के लिए आ गया, क्योंकि वो उसे बताना चाहता था उसने टेलीपोर्टर के साथ एक जनरेटर लगा दिया था। वो ऑर्ब उस दिन इसलिए नहीं चला था क्योंकि उसके अंदर पावर कम थी। जैसे ही वो इस ऑर्ब को जनरेटर से एनर्जी देता है, एकदम से एक बहुत बड़ी शॉकवेव पूरे एरिया से गुजरती है। हर जगह की लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं, कुत्ते भी भौंकना शुरू हो जाते हैं, कार के अलार्म भी बजने लगे। यहाँ तक कि एस्टेला और टॉनी जिस ट्रक के अंदर थे उस ट्रक में भी ये शॉक वेव फील की गई थी। खैर यहाँ दिखाया जाता है कि फाइनली अब उस टेलीपोर्टर के जरिए फ्रैंकलिन और बायरन उस ऑब्जर्वेशन डेक के अंदर पहुंच चुके हैं, जहाँ पर फ्रैंकलिन और एरिन कई मर्तबा आए हैं। बैरन ये सब अपनी आंखों से देखकर हैरान था। सामने का नजारा बहुत खूबसूरत था। फ्रैंकलिन यहाँ बैरन से कहता है कभी भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं इस ऑब्जर्वेशन डेक से बाहर कहीं चला जाऊं, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं बाहर जरूर जाऊंगा। मैं पिछले कई सालों से एक स्पेस सूट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे आज तक बना नहीं पाया। बायरन से कहता है कोई बात नहीं, अब हम उसे मिलकर कंप्लीट करेंगे। अब इसी स्पेस सूट को कंप्लीट करने के लिए वो एक शॉप पे जाकर कुछ डाइविंग सूट की चीजें लेता है और फिर घर आकर टूल्स लेने लग जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ से उसका झगड़ा भी हो गया, क्योंकि काफी दिन से बैरन ना तो घर पे नजर आता था और ना ही वो घर की किसी चीज पे इंटरेस्ट ले रहा था। इनकी इन्हीं बातों के दौरान बायरन को पता चल जाता है कि काउंसिल में उसके खिलाफ रिपोर्ट करने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ ही थी। यहाँ हम एस्टेला को देखते हैं जो शहर के अंदर जूड के मिसिंग पोस्टर्स लगा रही थी। ऐसा करते हुए उसे पुलिस ऑफिसर देख लेते हैं और ऐसे में एस्टेला बुरी तरह घबरा जाती है। टोनी सिचुएशन संभालने के लिए एस्टेला से लैटिन में बातें करने लगी और ऑफिसर कुछ भी ना समझ आने पर कंफ्यूज होकर वहां से चला गया और फाइनली इन दोनों की जान इस पुलिस वाले से तो बची। खैर इसके बाद ये लोग एक होटल रूम में आ जाते हैं, जहां टोनी सोशल मीडिया चेक करते हुए जूड की एक वीडियो देख। ये उस टाइम की वीडियो थी जब जूड ने बाहर में गाना गाया था। ये देखते ही एस्टेला को होप मिली कि उसे जूड बस मिल ही गया है। वो अब अकेले इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है। बार में जाने पर एस्टेला को जूड के बारे में तो पता नहीं चलता, लेकिन जूड के छोड़े हुए एक कार्ड के बारे में जरूर पता चल जाता है जो चंद्रा का था। असल में जब वो चंद्रा को ढूंढने के लिए निकला था तो तब उसका कार्ड वो इसी बार में छोड़ गया था। अब एस्टेला मिलना चाहती है चंद्रा से, यानी उसी नर्स से, जहाँ वो जब नर्स से जूड के बारे में पूछती है तो चंद्रा उसे ये कहकर कोई जवाब नहीं देती कि जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हें किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी।
असल में इस वक्त चंद्रा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उसने सोचा क्यों ना एस्टेला को ही बेवकूफ बना लिया जाए। एस्टेला के पास उस टाइम पैसे नहीं थे, इसीलिए वो होटल वापस आई पैसे लेने के लिए, जहाँ उसे मिल गया कॉर्नेलियस जो उससे अपडेट लेने के लिए आया था कि आखिर वो अपने मिशन पे पहुंची कहाँ तक। एस्टेला भी कॉर्नेलियस को सारी बात बता देती है कि उसे एक वीडियो के जरिए एक बार का पता चला था जहाँ पर झूठ था, वहाँ से उसे एक कार्ड मिला है और उस लड़की के घर जाने पर वो लड़की बिना पैसे दिए कुछ बताने को मान ही नहीं रही। अब कॉर्नेलियस उनके साथ जाता है और चंद्रा को कुछ गोल्ड कॉइन्स देता है, लेकिन चंद्रा ये कहते हुए उन्हें दूसरी तरफ फेंक देती है कि मुझे क्या पता ये असल भी है कि नहीं, मुझे सिर्फ कैश अमाउंट ही चाहिए। ये सुनकर कॉर्नेलियस को भी गुस्सा आ गया और वो उसके पास जाकर उससे टॉर्चर करने लगा। उसने चंद्रा को तब तक टॉर्चर किया जब तक चंद्रा ने उसे झूठ की लोकेशन नहीं बता दी और उसके बाद उसने चंद्रा को मारकर उसे की कार में डालकर उसकी कार को जला दिया। ये देखकर पीछे खड़ी एस्टेला और टोनी दोनों घबरा चुकी थी। खैर दूसरी तरफ अब हम जूड, एरिन और डेनिस को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंचे थे जिस जगह के बारे में उस आदमी ने बताया था कि ट्रक ड्राइवर ने शायद यहाँ गैब्रियल को यानी जूड के डैड को ड्रॉप किया होगा। यहीं आसपास इन्हें एक घर मिल जाता है जहाँ पर ये लोग गैब्रियल के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं और मालूम होता है कि हैना नामी लड़की गैब्रियल के साथ रिलेशन में थी, लेकिन आज से 15 साल पहले बिना कुछ बताए गैब्रियल उसे छोड़कर चला गया। ना उम्मीद होकर इन्हें वापस से जाना था, लेकिन हैना उन्हें रात के लिए रोक लेती है क्योंकि ये लोग बहुत लंबी ड्राइव करके आए थे। यहाँ हैना के घर पर एरिन फ्रैंकलिन को कॉल करती है, लेकिन फ्रैंकलिन कॉल रिसीव नहीं कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके और एरिन के रिलेशन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। यहाँ इन सभी लोगों को हैना के घर के इर्द गिर्द अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई दे रही थी, लेकिन हैना ने इन सबको ये कहते हुए तसल्ली दे दी कि जंगल में हवाओं की आवाजें ऐसी ही होती हैं। हालांकि साफ नजर आ रहा था कि हैना कुछ छुपा रही है क्योंकि इन लोगों के सो जाने के बाद हैना एक सीक्रेट कमरे में जाती है जहाँ पर एक आदमी इन सबको अपने खुफिया कैमरा से देख रहा था। अब यही लड़का हैना को बताता है कि एरिन ने अभी जिस नंबर पे कॉल की है वो नंबर उसी आदमी का है जिसने गोल्ड कॉइन्स बेचने थे। और यहाँ हमें इस बात का पता चला कि फ्रैंकलिन के पास बार बार जिस बाहर की कॉल आ रही थी उन कॉइन्स को खरीदने के लिए वो कोई और नहीं बल्कि हैना और उसका साथी थे। यहाँ हम देखते हैं कि जूड गैब्रियल के रूम में ही सोया था जहाँ पर आज से 15 साल पहले गैब्रियल रहता होगा और वहाँ पर गैब्रियल के पास वही बुक थी जो आज के टाइम पर जूड के पास भी थी। इस बुक के अंदर बहुत सारे नोट्स बनाए गए थे, बहुत सारी लाइंस को अंडरलाइन किया गया था। सीन कट होकर अब हम फ्रैंकलिन और बायरन को देखते हैं जहाँ फाइनली बायरन अपना स्पेस सूट कंप्लीट कर चुका है और ये लोग अब उसी टेलीपोर्टर के जरिए ऑब्जर्वेशन डेक के अंदर भी आ गए हैं जहाँ से दूसरी तरफ जाना इनका बस ख्वाब ही था जिसे अब ये लोग पूरा करने वाले थे। ऑब्जर्वेशन डेक से हर रात ये सितारे देखा करते थे, लेकिन अब दिन का वक्त था। बायरन फ्रैंकलिन को भी अपने साथ बाहर जाने को कहता है, लेकिन फ्रैंकलिन ये कहते हुए मना कर देता है कि काफी सालों से एरिन यहाँ जाने की जिद कर रही थी और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसके बगैर यहाँ चला जाऊँ। अब इस ऑब्जर्वेशन डेक के बाहर जाने के बाद बायरन बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। फ्रैंकलिन रेडियो के जरिए उससे कम्युनिकेट कर रहा था और उससे कह भी रहा था तुम ज्यादा दूर मत जाना, ये ना हो कि तुम्हें कुछ हो जाए। लेकिन बायरन नहीं सुनता। वो ये कहता है कि मुझे सामने फर्नीचर नजर आ रहा है। ये कहते हुए वो आगे एक पहाड़ी के पीछे गया और फिर लौट के भी नहीं आया, यहाँ तक कि उनके सिग्नल्स भी टूट गए और फ्रैंकलिन बुरी तरह घबरा गया। अब क्या करता वो घबराया हुआ टेलीपोर्टर में बैठकर घर वापस आ गया जहाँ उसने देखा कि एरिन और उसकी फैमिली भी वापस आ गई थी। उसके चेहरे पे साफ नजर आ रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन जब ये लोग फ्रैंकलिन से पूछते हैं कि क्या हुआ तो फ्रैंकलिन ये कहकर टाल देता है कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जूड गैब्रियल की बुक के नोट्स के जरिए अपनी टैबलेट और अपने बुक के ऊपर लिखे हुए मैसेज को ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि यहाँ अब एरिन डेनिस को लेकर टेलीपोर्टर रूम के अंदर आई है क्योंकि उसे लगने लगा है कि ये सही वक्त है किसी को इस टेलीपोर्टर के बारे में बताने का। इस टेलीपोर्टर के पास लाकर वो डेनिस को बताती है कि तुम्हारे डैड के मरने के बाद ही ये टेलीपोर्टर हमें मिला था और तब से मुझे लगने लगा कि मेरा बेटा इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। एरिन उसे ये भी बताती है कि तुम्हारे डैड के मरने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी और इस टेलीपोर्टर की मदद से दूसरे प्लेनेट पर जा जाकर ही मैंने अपने गम को कम किया। मैं डिप्रेशन से बाहर निकली। काफी देर तो डेनिस बैठकर यहाँ उसकी बातें सुनती रही, लेकिन फिर उसे गुस्सा आ गया इस बात पर कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने कितनी सारी सच्चाइयां उससे छुपाई थी। शेड के बाहर यहाँ जूड अब उसी ऑर्ब को ढूंढ रहा था जिस ऑर्ब को
पहले ही बायरन ढूंढकर उस कंट्रोल पैनल में लगा चुका है। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि फ्रैंकलिन दोबारा उसी ऑब्जर्वेशन डेक के अंदर क्या रेडियो के जरिए उसने बायरन को आवाज लगाने की, उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बायरन का अभी भी कोई अता पता नहीं चला। घबराकर वो वापस अपनी दुनिया में आ गया और जब वो घर जा रहा था तो तब उसे बायरन की वाइफ मिल गई, जो उसे पूछने लगी क्या आपने बायरन को कहीं देखा है। यहाँ घर पर दिखाया जाता है कि जब एरिन और फ्रैंकलिन एक साथ बैठे हुए थे तो तब जूड उनके पास आया और उसने दोनों से उस चमकने वाले सफेयर के बारे में पूछा, जिसके बारे में ये दोनों ही उसे कुछ भी नहीं बताते। तब जूड उन्हें बताता है कि जिसे वो खिलौना समझ रहे हैं वो कोई खिलौना नहीं बल्कि एक बहुत ही ताकतवर ऑर्ब है और वो खतरनाक भी साबित हो सकता है। उसके ये कहने पर इन लोगों को भी पता चल गया कि जूड को काफी सारी हकीकत पता है उन सारी चीजों के बारे में। ये लोग भी जूड से सवाल करने लगते हैं कि उस ऑब्जर्वेशन डेक के पीछे आखिर है क्या। तो जूड उन्हें बताता है कि ऑब्जर्वेशन डेक के पीछे सिर्फ वेस्टलैंड है, जहाँ सारी खराब चीजें जाती है या जहाँ जाने के बाद चीजें मर जाती है। सीन कट होकर फाइनली हम एस्टेला और टॉनी को देखते हैं जो कर्नेलियस के साथ जूड को ढूंढ रहे थे। यहाँ पर कर्नेलियस 2 मिनट के लिए ट्रक रोकता है और ट्रक से बाहर जाता है। जब एस्टेला टॉनी को बताते हैं कि हमें हर हाल में जूड को ढूंढकर मारना होगा, अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें मेरे पास से ले जाएगी। इनकी इन्हीं बातों के दौरान दूसरी तरफ कर्नेलियस जब जंगलों में था तब उसे वहाँ पर मरे हुए बर्ड्स नजर आए। इन्हीं बर्ड्स के मरे होने के बाद वो जल्दी से जाकर एस्टेला को बताता है। अब ये लोग बातें ही कर रहे थे कि सामने कार में उन्हें जूड नजर आ गया और इनकी तलाश हो गई खत्म। जूड की कार तो आगे चली गई थी। एस्टेला जूड की कार का पीछा करने लगी जबकि टोनी और कर्नेलियस दूर से आयरन के घर की इन्वेस्टिगेशन करने लगे। यही बातों में कॉर्नेलियस ने टोनी को बता भी दिया कि तुम्हारे डैड निक के भाई थे, उस आदमी के भाई थे जिसे तुम्हारी मॉम ने मार डाला है और ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवा दूंगा। ये कहने के बाद अब ये लोग अपने मिशन पर निकल जाते हैं। टोनी आगे बढ़कर फ्रैंकलिन से बात करने की कोशिश करती है इससे पहले कि फ्रैंकलिन उससे पूछता कि तुम हो कौन। कॉर्नेलियस ने पीछे आकर उसे गन पॉइंट पे ले लिया। टोनी का सामने आकर प्यार से बात करना उनकी बस एक चाल ही थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जूड और डेनिस जहाँ रुककर बातें कर रहे थे पीछे से एस्टेला इन दोनों के ऊपर फायर कर देती है और ये दोनों ही एक कार की ओट में छुप जाते हैं। जूड ने डेनिस से कहा तुम सबसे पहले जाओ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास और मुझे पीछे मुड़कर न देखना। ये कहने के बाद वो जंगलों के अंदर भाग गया और एस्टेला उसका पीछा करने लगी। डेनिस जब घर पहुंची तो उसने देखा कि फ्रैंकलिन और एरिन को पहले ही कर्नेलियस ने बंदी बनाया हुआ था और उसके जाने पर उसे भी बंदी बना लिया गया। इससे पहले कि अब कर्नेलियस इनमें से किसी को भी मार देता, एरिन डरकर बता देती है कि हमारे शेड के अंदर एक टेलीपोर्टर है। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान हुआ और उसने अपनी गन टोनी को थमाकर खुद वो शेड के अंदर चला गया उस टेलीपोर्टर को चेक करने के लिए। टोनी को ऐसे इन लोगों को बांध कर रखना अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी सी हिम्मत जुटाने के बाद वो इन लोगों को छुड़ाने की जैसे ही कोशिश करती है तो उसी वक्त कॉर्नेलियस वापस आ जाता है। अब कॉर्नेलियस के लिहाज से क्योंकि टोनी एक जुर्म करने जा रही थी इसीलिए कॉर्नेलियस पहले उसे ही सजा देने लगा और इसी दौरान हमने देखा कि डेनिस अपनी चाबियों की मदद से इन सबके हाथ छुड़वा चुकी थी। यहाँ दिखाया जाता है कि एस्टेला अभी भी जूड का जंगल में पीछा कर रही थी। तभी उसे कॉर्नेलियस की कॉल आई कि तुम बस जंगल में एक ऐलान करो कि अगर जूड एरिन की फैमिली को बचाना चाहता है तो फौरन अपने आप को सरेंडर कर दे, नहीं तो उसकी पूरी फैमिली मार दी जाएगी। ना चाहते हुए भी उन लोगों को बचाने के लिए जूड को सामने आना पड़ा और एस्टेला उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी। तब जूड ने उससे कहा मुझे तुम बचपन से याद हो, तुम्हारा मेरा बचपन से कोई लिंक है। मुझे याद है तुम अपने घुटनों के पल बैठे मेरी माँ से कोई भीख मांग रही थी और उस टाइम कोई फेस्टिवल, कोई सेरेमनी चल रही थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। एस्टेला उसके इस टाइम किसी बात का कोई जवाब नहीं देती और उसे अपनी वैन में डालकर एरिन के घर ले आती है। जहाँ जाते ही कॉर्नेलियस जूड को एक जोरदार पंच करता है और उसे कहता है तुम्हें उसी ने भेजा है ना। अब जूड को भेजा किसने था ये एक नई मिस्ट्री थी, लेकिन कॉर्नेलियस और एस्टेला अब उसे मारने वाले थे। वो उसे मारना क्यों चाहते हैं ये भी एक मिस्ट्री ही है। अब कॉर्नेलियस जूड को मारना चाहता था और उसके पीछे क्या रीजन थी ये भी मिस्ट्री है। इससे पहले कि वो जूड को मार देता फ्रैंकलिन यहाँ खड़ा होकर जूड को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, लेकिन एक बूढ़ा इंसान उसकी ताकत के आगे क्या था। उसने तो फ्रैंकलिन को एकदम से झटका देकर दूर गिरा दिया। ये देखकर एरिन को गुस्सा आया और उसने वहां से कोई चीज उठाकर कॉर्नेलियस के सर पे दे मारी जिससे वो वहीं गिर गया। एस्टेला ने उसकी गन संभाल ली और वो बोली कि अब इसके बाद किसी बेकसूर की मौत नहीं होगी। ये कहने के बाद उसने अपनी टीजर गन से कॉर्नेलियस को बेहोश कर दिया
और फिर बांध कर अपनी वैन में डाल दिया। ये काम करने के बाद उसने आयरन और फ्रैंकलिन को बताया था कि वो और टोनी अब लंबे सफर में निकलेंगे, इन्हें अपने टेलीपोर्टर से वापस अपने घर जाना था। यहाँ जूड उससे पूछता है कि तुम अकेली जाओगे, तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम्हारी जान को भी खतरा है। जिस पर एस्टेला कहती है अब मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि किसी भी बुरी घड़ी में ये कॉर्नेलियस ही मेरे काम आने वाला है। खैर ये लोग अब अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। अब ये लोग ड्राइव ही कर रहे थे कि जोर से किसी ने पीछे से इनकी वैन को आकर हिट किया। इन्हें लगा कि नॉर्मली किसी से गलती हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था, कोई जानबूझकर ये सब कर रहा था। इसी कार ने फिर साइड से आकर जब ट्रक को हिट किया तो ट्रक डिसबैलेंस होकर साइड पे ग्राउंड में गिर गया और फिर ट्रक में से निकलकर आदमियों ने एस्टेला और टोनी को बंदी बना लिया। हमें देखने को मिला कि उस कार के अंदर और कोई नहीं बल्कि हैना थे, जिसके घर गैब्रियल भी रहकर आया था और जिसने एरिन और उसकी फैमिली को एक रात के लिए अपने घर भी रोका था। वो यहाँ पर कॉर्नेलियस को हेलो कहते हैं और सीन यहीं से कट होकर हमें दोबारा एरिन की फैमिली को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो उस टेलीपोर्टेशन मशीन को ठीक कर रहा था वो दिखाता है कि उसके पास जो टैबलेट था वो असल में इसी कंट्रोल पैनल का एक पार्ट था, एक कीबोर्ड था, जिसकी मदद से वो इस टेलीपोर्टर की लोकेशन को कहीं पे भी सेट कर सकते थे और हम जूड को जहाँ जाना था वो वहाँ भी जा सकता था। फाइनली वो यहाँ सबको एक गुड बाय कहता है और ये सभी के लिए एक इमोशनल मोमेंट बन जाता है। उसके जाने से पहले टिनीज उससे कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। जूड ने भी उसे मना नहीं किया और कुछ ही सेकंड में ये टेलीपोर्टर से गायब हो गए। जब इन्हें दिखाया गया तो ये लोग बैंकॉक की एक फैंसी सी बिल्डिंग में थे। अब सीन कट होकर फाइनली दोबारा हम एरिन और फ्रैंकलिन को देखते हैं। फाइनली एरिन से कन्फेस कर लेता है कि उसने स्पेस सूट बना लिया है, जिसके चलते ये लोग अब उस ऑब्जर्वेशन डेक के दूसरी तरफ जा सकते हैं। ये कहने के बाद वो एरिन को ये सच्चाई भी बता देता है कि वो सूट फ्रैंकलिन और बायरन ने मिलकर बनाया था और बायरन उस जगह पर जाकर गायब हो चुका है। अगर तो वो मर गया है तो हमें उसे वहाँ से वापस लाना होगा, एटलीस्ट आखिरी मर्तबा उसकी वाइफ उसे देख तो ले। यहाँ एरिन फ्रैंकलिन को सपोर्ट करती है और उसे स्पेस सूट पहनाकर ऑब्जर्वेशन डेक से बाहर भेज देती है, जहाँ थोड़ी ही दूर जाने पर फ्रैंकलिन का भी कांटेक्ट उससे खत्म हो जाता है और वो उस पहाड़ी से दूसरी तरफ गायब हो जाता है। असल में पहाड़ी की दूसरी तरफ फ्रैंकलिन देख रहा था कि एक मरा हुआ आदमी वहाँ पड़ा हुआ है। इस आदमी को जूड ने ही मारा था, जूड ने इन्हें बताया भी था। अभी वो यही सब सर्च कर रहा था कि एकदम से उसकी सूट में ऑक्सीजन खत्म होने लगी, उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया और वो यहीं पर बेहोश हो गया। उसे लग रहा था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन उसी टाइम पर एरिन यहाँ आई। एरिन ने उसका मास्क उतारा और हमें दिखाया गया कि एरिन भी बिना मास्क के यहाँ थी। ये जो जगह थी यहाँ पर इंसान सांस ले सकते थे। फ्रैंकलिन रिलैक्स हो जाता है और ये दोनों अब इस जगह को एंजॉय करने लगते हैं और इन्हीं को दिखाते हुए ये सीजन यहाँ खत्म हो जाता है बहुत सारी मिस्ट्रीज के साथ, जैसा कि जिस जगह पर एरिन और फ्रैंकलिन खड़े थे वो जगह कौन सी थी और आखिर जूड की ऑर्गेनाइजेशन है क्या और वो लोग करते क्या हैं। आखिर कॉर्नेलियस जूड को पकड़कर मारना क्यों चाहता था और हैना ने कॉर्नेलियस को क्यों पकड़ा था, ये सब बातें पता चलेंगी इसके अगले सीजन में।